हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस क्लास, वेलकम टू एजुटेरी एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो आपके पास क्लियर पहुंच रहा है कि नहीं। तो फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वेरी नाइस। तो देखो, कल के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। तो कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो वो सारे पार्ट्स को कल वाले क्लास में हमने कवर कर रखा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट बेसिकली टॉपिक है, जहाँ से आपसे पीटी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि आपके संविधान का जो ओवरऑल जो टोटल पार्ट है उसमें क्या सब मेंशन किया गया है, प्लस जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्लस जो 12 शेड्यूल है उसके बारे में कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एमसीक्यूज पक्के मतलब कि आते हैं एग्जाम में, है ना, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जो आर्टिकल्स है, प्लस जो शेड्यूल्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को भी ध्यान से सभी लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी को पहले समझिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ओरिजिनली, है ना, यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर आप देखिए, ये मैंने कल भी आपको बताया था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें टोटल क्या सब होता है। तो एक प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल, भारत के संविधान की प्रस्तावना जिसे कहते हैं प्रियम्बल होता है। प्लस टोटल भाग कितना है, टोटल पार्ट कितना है। तो आप देखिए, टोटल 22 पार्ट्स होते हैं ओरिजिनल में, ओरिजिनल। प्लस टोटल शेड्यूल कितना होता है, 8 शेड्यूल होते हैं, 8 शेड्यूल्स। ठीक है, और प्लस आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने होते हैं, तो 395, 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स। लेकिन आपको मालूम है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में अमेंडमेंट किया जाता है। कई बार आप देखिएगा कि आपके संविधान में है सो बहुत तरह के संशोधन किए गए, बहुत तरह के अमेंडमेंट किए गए। तो ये जो संख्या है ये आपको बदलता हुआ नजर आएगा। यानी कि एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट हमारे संविधान में क्या सब है, तो प्रियम्बल तो है ही, प्रियम्बल बिल्कुल है। ठीक है, प्रियम्बल है। लेकिन इस प्रियम्बल में आप देखिएगा तो 3 नए वर्ड्स को भी ऐड किया गया है। यानी कि 3 न्यू वर्ड्स एडेड, 3 न्यू वर्ड्स एडेड। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ऐड किया गया है। और वो सब जो वर्ड्स हैं क्या है, तो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट है, प्लस सेकुलर है, सेकुलर है, और प्लस इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड है इसको कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि यह कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, उसके माध्यम से आपके प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 3 नए वर्ड्स को जोड़ा गया जो कि ओरिजिनली आपके प्रियम्बल में नहीं था। तो ये याद रखिएगा। प्लस अगर पार्ट्स की बात करें तो जो 22 पार्ट्स है इसमें भी कुछ चेंज किया गया, कुछ नए पार्ट्स को जोड़ा गया, कुछ पुराने पार्ट्स को हटा दिया गया। तो अभी एट प्रेजेंट आपके संविधान में कितने पार्ट्स हैं, तो एट प्रेजेंट वी हैव 25 पार्ट्स, 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स हैं। प्लस शेड्यूल की अगर बात करें तो टोटल अभी 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल्स हैं, है ना, 12 शेड्यूल है। यानी कि अगर आप देखिए कि 8 शेड्यूल से बढ़ करके 12 शेड्यूल हो गया। तो अगर इसकी हम लोग चर्चा करें कि 12 शेड्यूल में 9, 10, 11, 12 जो जोड़ा गया है ये कब जोड़ा गया है, तो जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल है, इसको जोड़ा गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। प्लस जो 10th शेड्यूल है इसे कब जोड़ा गया, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से।
1985 का जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके माध्यम से 10th शेड्यूल को है सो जोड़ा गया है, प्लस 11वां 11th शेड्यूल किस चीज से जुड़ा किस चीज से रिलेटेड है, तो पंचायत से रिलेटेड है। और इसे कब जोड़ा गया, किस अमेंडमेंट से, तो 73rd से। कौन से साल में, 1992 में, ठीक है। और प्लस आखिरी जो शेड्यूल है 12th शेड्यूल है, इसको कब जोड़ा गया तो 73 के बाद 74, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है कि 8 से 12 हो गया, यानी कि ये जो 4 ऐसे शेड्यूल हैं जिसको एक्स्ट्रा है सो ऐड किया गया है। 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, 11th शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, प्लस 12th शेड्यूल को 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। और आखिरी में आर्टिकल्स अगर हम लोग बात करें तो देखिए, आपके संविधान में आर्टिकल्स का अगर कभी भी सवाल पूछेगा तो एक रफ फिगर आपको याद रखना है, 460 के अराउंड है सो आर्टिकल्स हैं। लेकिन इसमें कई बार है सो अमेंडमेंट हो जाता है, कई बार है सो वेरिएशन हो जाता है। तो ज़्यादा चांस है कि आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि आपके ओरिजिनल संविधान में कितना आर्टिकल हुआ करता था, तो 395 है सो हुआ करता था, इसको याद रखिए। बट अगर एट प्रेजेंट बात की जाए, वी हैव मोर देन 460 आर्टिकल्स, मोर देन 460 आर्टिकल्स, यानी कि कहाँ पे 395 हुआ करता था और इसमें हमने नए नए आर्टिकल्स को जोड़ना शुरू किया और ये बढ़ करके 460 के अराउंड जो है आर्टिकल्स एट प्रेजेंट है। लेकिन ये डेटा आपसे नहीं पूछेगा, या फिर पूछेगा भी तो एक रफ डेटा के तौर पे पूछ सकता है। लेकिन 395 है सो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है ना हुआ करता था, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर लास्ट में, ठीक है, देखते हैं। हालांकि वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी, वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, शालिनी गुप्ता। ये क्लास हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एंड व्हाट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। एक्चुअली में आप जो है सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के बीच में डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं, नॉट बिटवीन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट टुडे, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो अब हम लोग सारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में जहां से सवाल पूछा जा सकता है उसको पार्ट बाय पार्ट है सो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है तो देखिए, जो सबसे पहला पार्ट है आपके संविधान का, तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको याद रखना है। पार्ट वन में क्या है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आर्टिकल्स कितने हैं, तो 1 से लेकर के 4 आर्टिकल है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बाय द पार्लियामेंट, ये इसका की फीचर्स है। तो हालांकि इन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में भी आगे क्लास में पढ़ेंगे, बट चूंकि हम लोग आज के इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लस जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में सीखने वाले हैं, तो एक बेसिक आइडिया देते हुए हर एक पार्ट का आज के क्लास में हम लोग निकलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर पार्ट 1 की बात की जाए, पार्ट 1, तो पार्ट 1 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कई बार यहां से सवाल है सो आपसे पूछा जाता है कि पार्ट 1 में क्या मेंशन किया गया है। तो पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसके बारे में है सो जिक्र किया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। प्लस अगर आप देखिए, जो सबसे पहला आर्टिकल है भारत के संविधान का, जो सबसे पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है, कई बार आपसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ लेता है कि इंडिया शैल बी द, है ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहां पर मेंशन किया गया है, तो आपके संविधान का जो सबसे पहला आर्टिकल है वहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, समझना है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of states, shall be the union
यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? तो ये आपके संविधान का जो सबसे पहला आर्टिकल है वहां पर मेंशन किया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्लस आर्टिकल 2 किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 2 है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन है ना, ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। प्लस आर्टिकल 3 किस चीज से रिलेटेड है? तो ये है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स से रिलेटेड है। रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑब्लिक क्रिएशन, है ना, ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि यहां पे क्या होता है? यहां पर होता है ऑल्टरिंग द नेम, एरिया, बाउंड्री एटसेट्रा ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, ऑफ द स्टेट्स। और आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा है इसके वजह से आपके जो फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में जो चेंजेस होंगे दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये बेसिकली आर्टिकल 4 का है, सो टेक्स्ट है, यानी कि अमेंडमेंट इन शेड्यूल 1 and 4 of the constitution not to be considered an amendment under article 368 ठीक है। तो ये चारों आर्टिकल्स को ध्यान रखना है। कई बार आपसे पीटी में पूछ लेता है कि मैच द, है ना, आर्टिकल्स, एक तरफ जो है सो 4-5 आर्टिकल्स का जिक्र कर देगा और बाकी दूसरे लिस्ट में है सो 4 उसके फीचर्स के बारे में जिक्र कर देगा और आपको मैच करना होगा कि ए का 2 है कि बी का सी है, ऐसा करके, है ना, मैच करना रहता है। तो ये सभी ठीक है। पीडीएफ कल वाले क्लास का अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा अवेलेबल, है ना, मैं अपने टीम को बोल दूंगा अपलोड कर देगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये चारों आर्टिकल्स जो हैं आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। प्लस कुछ और बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि किसके पास में ऑथोरिटी होता है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, है ना, यानी कि हु हैज द authority to admit or create new states in India, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट, यानी कि भारत के संसद के पास में यह अधिकार है कि ये आर्टिकल 2 और उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड अलग होता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है सो अलग होता है, भारत का संसद करता है, भारत का पार्लियामेंट करता है। यहाँ पर किसी भी स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, उसका कोई भी रोल यहाँ पे बहुत एक्टिव रोल नहीं होता है। इसीलिए ये सब जो फीचर है इसको कहा जाता है यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि जो स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन is the unitary feature of the Indian Constitution, याद रखिएगा, ये है सो यूनिटरी फीचर है, एकात्मक शक्ति है, ठीक है। दिस इज नॉट द फेडरल फीचर, दिस इज द यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया? देखो इसके बारे में जब हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे तो ये सब चीज फिर से वहां पे आएगा। अभी बस हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है
आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब भी हमारे देश में जब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, है ना, देखो आर्टिकल 4 को समझने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में एक फर्स्ट शेड्यूल नाम का कुछ चीज होता है, ठीक है, और दूसरा एक फोर्थ शेड्यूल नाम का कुछ चीज होता है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, नेम ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इन राज्यसभा, ठीक है। तो सपोज कि आपने बिहार से झारखंड को अलग किया, सपोज कि एक जो है सो बिहार पहले ऐसा हुआ करता था, आपने क्या किया कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया, झारखंड को अलग कर दिया। किसने किया, तो भारत के पार्लियामेंट ने किया, संसद ने किया। तो एक बात बताइए, जब झारखंड नाम का नया राज्य भारत में बनेगा तो उसका नाम है सो आपके संविधान में कहीं पे लिखा जाना चाहिए कि नहीं लिखा जाना चाहिए, या फिर हवा में बात चलेगा कि हाँ हाँ एक झारखंड है सो बन गया है? ऐसा नहीं होता है। उसका जो नाम है आपके संविधान के किसी पार्ट में है सो लिखा जाएगा, और वो किस पार्ट में लिखा जाता है, तो जो पहला शेड्यूल है, जो पहली अनुसूची है, वहां पे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उसका नाम वहां पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे है सो झारखंड का नाम है सो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। प्लस इतना तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो जो राज्यसभा होता है, जिसको अपर हाउस कहते हैं, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, जो कि एक फेडरल हाउस होता है, वहां पे हर एक स्टेट का है सो रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सपोज कि आपने बिहार से झारखंड को अलग कर दिया, तो क्या झारखंड को राज्यसभा में सीट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, वो कहां पर लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा फोर्थ शेड्यूल में, यानी कि झारखंड को राज्यसभा में जो सीट मिलेगा उसकी संख्या क्या होगी, ये फोर्थ शेड्यूल में है सो लिख दिया जाएगा। तो आपका जो फोर्थ आर्टिकल है, आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर इसमें कोई नया नाम जोड़ा जा रहा है, या फिर इसमें जब राज्यसभा का सीट्स के बारे में ऐड किया जाएगा किसी नाम को, तो उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स कि इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। वो एक अलग तरीका है, समझ में गया? यानी कि सिंपल मेजोरिटी से ही जो आप कानून बनाते हैं, सेम उसी तरीके से यहां पर अमेंडमेंट किया जा सकता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ आर्टिकल 4। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट अदर क्लासेस, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट माई क्लासेस, है ना। सो मुझे जितना क्लास दिया गया है, आई विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम टॉपिक। सो क्लास पे ध्यान दीजिए, अननेसेसरी क्वेश्चंस मुझसे मत पूछा करिए, है ना, ये सब मैनेजमेंट से पूछा करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर अदर पर्सन, है ना, कि उनके क्लासेस कब होगा, क्या होगा। आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न, आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट दैट, आई एम जस्ट बॉदर्ड अबाउट माई क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो पहला पार्ट आपको याद रखना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें 4 आर्टिकल्स होते हैं, 1 से लेकर के 4 तक, और इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, पार्ट 2 सिटीजनशिप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो पार्ट के आगे मैं जो टिक लगा रहा हूं, इसको तो पक्के से याद रखना है, ठीक है, इसको पक्के से याद रखना है, क्योंकि यहां वाले पार्ट से मैक्सिमम टाइम है सो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम आपसे क्वेश्चन है सो पूछा जाता है, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप के बारे में है। कौन से आर्टिकल है, तो 5 से लेकर के 11 है। तो देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं सिर्फ वही लिखने वाला हूं, ये नहीं कि पूरा का पूरा जो 450 आर्टिकल है वो आपको याद करना है, उतना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी याद नहीं रहता है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वो मैं यहां पे डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो पार्ट 2, ठीक, पार्ट 2, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये है आपके भारत के सिटीजनशिप से, यानी कि नागरिकता के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है, नागरिकता के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो यहां पर मेंशन किया गया है पार्ट 2 में। याद रखिएगा, गलती मत करिएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसके आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स कितने कितने आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप एट द commencement, citizenship at the commencement of the constitution। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। बैकग्राउंड क्या है? तो देखिए, आपको मालूम है कि इंडिया का जो है सो पार्टीशन हुआ है, भारत का है सो विभाजन हुआ है, और भारत से जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम का जो दो कंट्री है ना, वो है सो फॉर्मेशन हुआ था 1947 में। सो दिस इज पाकिस्तान, ठीक है, प्लस दिस इज योर बांग्लादेश, दिस इज योर बांग्लादेश, ठीक है, प्लस दिस इज आवर कंट्री इंडिया, दिस इज आवर कंट्री इंडिया। तो एक बात बताओ कि जब देश का इस तरीके से बंटवारा हुआ होगा तो क्या जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ प्लस जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो हम लोग भारत के नागरिक के तौर पे किसको मानेंगे? भारत का नागरिक का मान्यता हम लोग किसको देंगे? तो देखो यहाँ पे एक है कि एक तो है कि जिसका यहाँ पे जन्म हुआ होगा या फिर जिसका 1935 का जो एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, अगर उसमें किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो वैसे लोगों को भारत का नागरिक हम लोग मानेंगे, ठीक है। प्लस दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि आपको मालूम है कि जब पार्टीशन हो रहा था तो कुछ लोग पाकिस्तान वाले रीजन से भारत में आ गए और यहाँ पर आकर के बस गए, प्लस बांग्लादेश वाले रीजन से भारत में आकर के बस गए। यानी कि जो लोग यहाँ से वापस आते हैं इंडिया में, यहाँ पर जो आकर के बसते हैं, उनके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है आर्टिकल 6 में लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 6 इसका मतलब है सिटीजनशिप टू दोज हु माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक। लेकिन यहां पर एक और क्लॉज आपको याद रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि सपोज कि इंडिया से भी तो कुछ लोग पाकिस्तान गए होंगे, इंडिया से भी तो कुछ लोग बांग्लादेश गए होंगे, है ना, लेकिन वहां पर जाकर के उनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये देश ठीक नहीं है, हमें वापस है सो इंडिया वापस आ जाना चाहिए। यानी कि वैसे लोग जो कि भारत से माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान में बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, तो उनको जो सिटीजनशिप का जो आधार है ये आर्टिकल 7 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 7 में, यानी कि persons who migrated to Pakistan, persons who migrated to Pakistan, but later returned to India, ठीक है, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, ठीक। अब इसके साथ साथ आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो कि किसी और देश में भी रहता होगा उससे भी भारत की नागरिकता है सो दी जा सकती है। यानी कि सिटीजनशिप टू द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन इन रिसाइडिंग इन अदर कंट्रीज, इसका प्रावधान कहां पर है? आर्टिकल 8 में है। यानी कि सिटीजनशिप टू द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन, उसको भी भारत का नागरिकता देने का प्रावधान है सो यहां पे किया गया है। प्लस अगर आप बाकी आर्टिकल्स की बात करें 5, 6, 7, 8 के बाद 9, 10, 11, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, याद रखना है, ठीक है। कि आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, ठीक है। 9 को ऐसे याद रखिए, नो करके, नो, है ना, नो का क्या मतलब है ये आपको एग्जाम में भी ये कोड है तो याद रख सकते हैं। आर्टिकल 9 NINE 9, है ना, यानी कि एन से शुरू होता है, एन मतलब नो होता है, यानी कि नो डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया, है ना। इसका अगर आप जिस्ट समझे तो नो डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है
तो उसका जो भारत का जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दैट मीन्स कि इफ एनी पर्सन वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री देन हिज और हर इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड। ये कहां पर लिखा गया है? तो आर्टिकल 9 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये सारे आर्टिकल्स की बात करूं तो इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है जो कि आपसे एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा जाता है। तो आर्टिकल 9 को आपको याद रखना है कि नो डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी कि अगर इस देश का कोई नागरिक है तो या तो वो सिर्फ भारत का नागरिक बन करके रहे, अगर वो किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है किसी भी तरीके से तो उसका इंडियन सिटीजनशिप जो है सो समाप्त हो जाएगा, है ना, वो निरस्त कर दिया जाएगा। सो दैट इज बेसिकली आर्टिकल 9। ठीक है, क्लियर है? प्लस आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिकता अगर मिल जाता है तो दैट पर्सन विल कंटिन्यू टू बी द इंडियन सिटीजनशिप, है ना। दैट मीन्स कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके पीटी के लिए नहीं है। आर्टिकल 10 को आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ठीक है, मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं। और आखिरी में है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11, ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट may by law regulate the citizenship in India, citizenship in India। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में नागरिकता को लेकर के अगर कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा भाई? तो सिर्फ और सिर्फ भारत का संसद बनाता है। यानी कि आपके देश में किसी राज्य के पास में यह अधिकार नहीं है, ठीक है, आपके देश में किसी राज्य के पास में यह अधिकार नहीं है कि वह नागरिकता को लेकर के कोई कानून बनाए। किसके पास में अधिकार है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये नहीं कि एग्जाम में है सो विधानसभा लिख करके टिक करके चले जाइएगा, फिर बाद में बोलिए कि टीचर तो बताया ही नहीं। याद रखिएगा, जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो कैसा फीचर है? सो दिस इज ऑल्सो द यूनिटरी फीचर। जो सिटीजनशिप है, इसको कैसा फीचर हमारे संविधान का कहा जाता है? इट इज ऑल्सो द यूनिटरी फीचर। This is the unitary feature of the Indian Constitution. Why? Because only Parliament can make law. Only Parliament can make law with respect to citizenship. ठीक है, और इसी के तहत भारत के संसद ने कानून बना रखा है सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955 का एक कानून है जिसमें भारत के संसद ने, है ना, प्रावधान ये सब लिख रखा है कि देयर आर 5 ways, 5 तरीका है टू एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप। 5 ways टू एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप। 5 ways टू एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, और दूसरा, देयर आर 3 ways टू टर्मिनेट सिटीजनशिप। 3 ways टू टर्मिनेट सिटीजनशिप। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम लोग सिटीजनशिप के बारे में एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट चूंकि यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट्स और आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि किसके पास में यह अथॉरिटी है कि सिटीजनशिप को लेकर के कानून बना सकता है, तो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ भारत का संसद के पास में, पार्लियामेंट के पास में। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल 11 कहता है, आर्टिकल नंबर 11 कहता है। प्लस इस अधिकार के तहत कौन सा कानून बनाया गया है? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया है। प्लस इसमें कितने तरीके से किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिकता मिल सकता है? तो 5 तरीका होता है। बाय बर्थ है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 तरीका होता है। प्लस 3 तरीके से है सो, है ना, डिप्राइव किया जा सकता है। डिप्रीवेशन है, टर्मिनेशन है, प्लस कोई वॉलंटरी ही अपने सिटीजनशिप को है सो रेलिंक्विश कर रहा है। तो 3 तरीके से किसी भी इस देश के किसी भी व्यक्ति का नागरिकता का जो है सो त्याग किया जा सकता है। तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्या ये क्लियर हुआ? तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल 9 पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा और आर्टिकल 11 पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। बाकी पूछने के लिए तो कोई भी आर्टिकल पूछ सकता है, बट ये 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके रखना है इस वाले पार्ट में। ठीक है, क्लियर है?
अगर ये क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर क्लियर है। नाउ वी विल मूव टू पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके संविधान में कुछ है ही नहीं, या फिर इस भारत के लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पार्ट है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से अक्सर आपसे सवाल है सो पीटी में पूछा जाता है। इवन अगर बीपीएससी का अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो मेंस में भी फंडामेंटल राइट से सवाल पूछा जाता है, या फिर अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी इससे सवाल पूछा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो वेरी नाइस। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। देखो ये सब ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग डिटेल में भी बाकी क्लासेस में भी डिस्कस करने वाले हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग बस एक ब्रीफ आइडिया लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये डिटेल में जाएंगे तो फिर पूरा का पूरा संविधान ही डिस्कस करना पड़ जाएगा। लेकिन आगे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग चीजों को और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करवाएंगे। अभी बस ब्रीफ आइडिया लेकर के चल रहे हैं कि जो टोटल जो 25 पार्ट है उसमें क्या सब मेंशन किया गया है, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहां से एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो उसी पर्सपेक्टिव में चीजों को समझेंगे। ये नहीं कि आप सोचिएगा कि फंडामेंटल राइट्स सर आज ही पढ़ा दिए, ऐसा नहीं। इसका आगे भी क्लास आने वाला है जिसमें फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा ये बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चीजें आपको समझ में आ रही हैं? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। पार्ट 3 दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट 3 में क्या है, किस चीज से रिलेटेड प्रोविजन है? तो प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो आपको यहां पर मेंशन किए गए हैं। अब देखो जो फंडामेंटल राइट्स है उसका सारा का सारा आर्टिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल से कभी भी कुछ भी सवाल है सो पूछा जा सकता है। सो आई विल सजेस्ट कि इसके जो भी आर्टिकल्स हैं उसको आप याद करके रखिए। ठीक है, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल्स कितने कितने हैं? अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स देखिए 12 से स्टार्ट होता है और 35 पे खत्म होता है। यानी कि 12 से 35 का जो आर्टिकल है यह आपके फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में आता है, फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में आता है। यानी कि 12, 13, 14, 15, 16 करके जितना है आर्टिकल्स प्लस 35 तक जो भी नंबर है, दे ऑल आर अंडर योर पार्ट 3 दैट इज बेसिकली फंडामेंटल राइट्स पार्ट। ठीक है, क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब बोलोगे कि सर ये स्टेट का क्या मतलब होता है? तो देखो स्टेट का है सो दो मतलब होता है। एक तो आम भाषा में जिसको हम लोग राज्य कहते हैं, जैसे कि बिहार एक राज्य है, यानी कि बिहार एक स्टेट है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। महाराष्ट्र एक राज्य है। लेकिन यहां पे जो स्टेट का जो मतलब है, इसको समझिए कि देश और इसकी जो संस्थाएं हैं, यानी कि द कंट्री एंड द इंस्टीट्यूशंस हियर, उसको हम लोग स्टेट कह रहे हैं। इसको राज्य के पर्सपेक्टिव में नहीं समझना है कि यहाँ पे बिहार की बात की जा रही है, या फिर महाराष्ट्र की बात की जा रही है, या फिर आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। वो स्टेट है सो अलग है। जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट का जो डेफिनेशन है, आप उसको समझिए कि भारत जो एक कंप्लीट राष्ट्र है, जो पूरा नेशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, प्लस यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकार के साथ में मिल करके काम कर रहा होगा, तो इन सभी को स्टेट के डेफिनेशन में है सो लिखा गया है यहां पर आर्टिकल 12 के तहत में। यहां पे लेकिन जुडिशरी को स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या सब आएगा? तो सबसे पहला पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये है सो आपके स्टेट के डेफिनेशन में आता है। प्लस दूसरा आप देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ये भी आपके स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। प्लस तीसरा स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि जो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, विधान परिषद होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। प्लस स्टेट
गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें, प्लस लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब हो गया, यानी कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अदर्स, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकार के साथ में मिलकर के काम करता होगा, उसको भी स्टेट के डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा। तो ये हो गया आर्टिकल 12। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो इनटू द डिटेल। बट फॉर द टाइमिंग आपको बस इतना ही याद रखना है कि आर्टिकल 12 में स्टेट को है सो डिफाइन किया गया है। डिफाइन इसलिए किया गया है क्योंकि आपके इस देश में जितने भी लोग सिटीजन्स रहते हैं, इसके पीछे का पर्पस क्या है? इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप समझिए कि सपोज जब हमारा भारत जब गुलाम राष्ट्र हुआ करता था, यानी कि जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल हुआ करता था, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी नागरिक हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमेशा वायोलेट कर देता था। आपको याद आता होगा जैसे कि कुछ ऐसे कानून हैं, जैसे कि देखिए रॉलेट एक्ट है, आप पढ़ते होंगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री में रॉलेट एक्ट के बारे में, जिसमें यह था कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, बिना उसको जज के सामने पेश किए हुए। तो रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून बनाया गया था। प्लस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, प्लस आप देखिए सेडिशन एक्ट। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कई तरह के कानून हैं सो बनाए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके वजह से भारत के नागरिक का जो फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए था उसका है सो वायलेशन हुआ करता था। इसीलिए जब हमारा देश आजाद होता है, जब हमारे देश का संविधान बनाया जाता है, तो एक अलग से पार्ट 3 आपके संविधान में लिख दिया गया और कहा गया कि इस देश का जो भी नागरिक है उसका जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है सो स्टेट है सो वायलेट नहीं कर सकता है। यानी कि स्टेट मतलब कि जो सरकारी व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट है, जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, वह इस देश के नागरिक का फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले स्टेट को डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए आर्टिकल 12 में सबसे पहला जो आर्टिकल है, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, सो दैट अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करेगा तो उसकी जो पॉलिसीज है, जो कानून है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये है सो दूसरा, इसके बाद का जो दूसरा आर्टिकल है उसमें यही लिखा गया है, ठीक है। When judiciary works for the administration, it will be considered as a states. Yes, रोहित कुमार, you are absolutely correct. जो जुडिशरी है वो अपने आप में स्टेट का पार्ट नहीं है एज पर आर्टिकल 12, लेकिन अगर जुडिशरी में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा है, जैसे कि जुडिशरी है सो एग्जाम कंडक्ट करवा करके और लोगों का है सो रिक्रूटमेंट करे, या फिर जो जुडिशरी है वो अपने मेंबर्स को सैलरी ये सब पे कर रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टेट, है ना। चलो, वेरी नाइस कि आपको ये चीज़ मालूम है, बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप इसके बारे में अवेयर हैं, वेरी नाइस। आर्टिकल 13 क्या कहता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, यानी कि लॉज इनकंसिस्टेंट with the fundamental rights shall be void, समझ में आ गया? यानी कि आर्टिकल 13 कहता है कि अगर स्टेट जो वहां पे डेफिनेशन है, अगर स्टेट कोई कानून बनाता है, कोई पॉलिसी लेकर के आता है, या फिर कोई ऑर्डिनेंस जारी करता है, या फिर कोई नियम बनाता है, रूल्स बनाता है, कोई रेगुलेशंस बनाता है, अगर इस देश के किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स का अगर वो वॉलेशन करेगा तो वो अपने आप में नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली आर्टिकल 13। अब यहां से हम लोग आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स जो है, आप देखिए हमारे संविधान में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वी हैव टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी का जो फंडामेंटल राइट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक जो है यह आपके राइट टू इक्वालिटी में आता है। तो जैसे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये आपका आर्टिकल 14 है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर का सारे आर्टिकल है सो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है राइट अगेंस्ट
राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये हो जाता है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट its citizens on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth, यानी कि यहाँ पे 5 ऐसे ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं। रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है। ये 5 ग्राउंड्स है, आपको याद रखना है। दीज आर द 5 ग्राउंड्स, 5 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे स्टेट है सो अपने नागरिक के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 है, इसके बारे में डिटेल और पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, जहां पे आर्टिकल 15 के अंदर में आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 3 है जो कि कहता है कि वीमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल जो है सो प्रोविजन है सो लाया जा सकता है बाय द स्टेट। प्लस आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कहता है कि जो भी वीकर सेक्शंस है, बेसिकली जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, प्लस जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए रिजर्वेशन्स की जो पॉलिसीज है सो लाई जा सकती है। प्लस उसके बाद में 103rd अमेंडमेंट एक्ट से जो है एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया जिसमें 10% EWS रिजर्वेशन की बात की जाती है। तो ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में जब फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे वहां पे। अभी बस बेसिक आपको उसको मालूम होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या सब मेंशन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या है ना? सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in the matters of public employment, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 16 है। प्लस आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। एंड आर्टिकल 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये सारे आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। और ये सारा का सारा है सो राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर में आता है। राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर में ये 5 आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो सारे आर्टिकल्स का जो बेसिक है ना क्रक्स है आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से सीधा सीधा आर्टिकल ही पूछ लेता है, या फिर मैच करवाने के लिए कि 4-5 आर्टिकल लिख देगा प्लस उसका फीचर्स लिख देगा, अब बताओ कि दोनों लिस्ट 1 लिस्ट 2 को है सो मैच करिए। तो ऐसा करके सवाल यहाँ से कई बार है सो पूछा जाता है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम, जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम है। यहाँ पर आपसे कौन से आर्टिकल्स हैं? तो राइट टू फ्रीडम में देखिए तो 18 के बाद में जो आर्टिकल नंबर है 19 से लेकर के 22 तक है। 19 से लेकर के 22 तक जो है आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर में आता है। अगर आर्टिकल 19 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में है सो कई बार है सो पूछा जाता है। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स की बात की जाती है। 6 फ्रीडम्स है, ठीक है। अगर 6 फ्रीडम्स की बात करें तो आर्टिकल 19 में क्या सब फ्रीडम है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, पहला फ्रीडम है। दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना किसी हथियार के आप जो है सो कहीं पर जमा हो सकते हैं, ये आपका फ्रीडम है। प्लस इसके बाद में है फ्रीडम टू फॉर्म ग्रुप्स, एसोसिएशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ग्रुप्स, एसोसिएशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आपका है सो तीसरा फ्रीडम हो गया, ठीक है। प्लस चौथा फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लस इसके बाद में टू सेटल विद इन
एनी पार्ट, विद इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे फ्रीडम टू डू एनी ट्रेड, एनी बिजनेस, है ना, फ्रीडम टू ट्रेड, फ्रीडम ऑफ बिजनेस एटसेट्रा। तो ये जो 6 फ्रीडम है आपको, है ना, 6 फ्रीडम्स हमने लिखा, यानी कि आर्टिकल 19 के तहत जो 6 फ्रीडम्स जो मेंशन किए गए हैं ये यही फ्रीडम है। पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म ग्रुप्स, एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, चौथा है फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पांचवा है फ्रीडम टू सेटल विद इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और छठा है फ्रीडम टू डू एनी ट्रेड, बिजनेस एटसेट्रा। यानी कि कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये हो गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ कन्विक्शन, जैसे कि किसी एक व्यक्ति को है सो एक किसी क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है, ऐसे प्रोटेक्शंस यहाँ पे मिले हुए हैं। प्लस नो, मतलब इसी को नो डबल जेओपार्डी कहते हैं। प्लस नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, यानी कि कोई भी कानून ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के क्रिमिनल लॉज में चेंज नहीं कर सकता है, ये भी यहाँ पे प्रोटेक्शन है। प्लस नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध जो है सो एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स कि नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, है ना। तो ये सभी प्रोटेक्शन कहाँ पर है? आर्टिकल 20 में, जो कि फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? बेसिकली कोऑपरेटिव, आपने कभी जो है अमूल का नाम सुना है? अमूल हो गया, जहां पर, है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि वन ऑफ द, है ना, सक्सेसफुल है सो बेसिकली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि सपोज कि एक ही काम में लगे हुए लोग अगर आपस में मिलकर के एक कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे सबका फायदा हो, जिससे म्यूचुअल बेनिफिट सबका हो, उसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ये वर्ड बना है कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग की भावना से, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को हिंदी में सहयोग समितियां भी, सहकारी समितियां भी बोलते हैं। यानी कि सभी लोग साथ में मिलकर के आपस में जो है सो वेलफेयर एक दूसरे का कर रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, समझ में आ गया। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। प्लस आर्टिकल 21 के बाद में आपको एक और आर्टिकल याद आता होगा, आर्टिकल 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार बेसिकली, जो कि ऐड किया गया है, एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। याद रखना है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि राइट टू एजुकेशन है सो कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21A है। कब जोड़ा गया? तो 86th अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में है सो जोड़ा गया है। प्लस बाकी आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 22, यहां पर आर्टिकल 22 इसमें क्या है? तो प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो यहीं पे आपको जो है सो जो है प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में मेंशन किया गया है कि प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या सब प्रोटेक्शन होगा, प्लस प्रिवेंटिव डिटेंशन में। अब आप पूछिएगा सर ये दोनों क्या होता है, सो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पॉलिटी पहले से बिल्कुल भी नहीं पढ़े, है ना। बहुत सारे लोग जिस तरीके से आप डाउट लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पॉलिटी को पहले सीरियसली कभी पढ़ा ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, इस क्लास में जितना हो पाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे। बट डोंट थिंक कि इस मतलब कि पॉलिटी है सो 15 क्लास में आप जो है सो सुपर चैंपियन हो जाएंगे, ऐसा मैं आपको एक
पहले ही बता देता हूँ। अगर आपने पहले से पॉलिटी पढ़ रखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत सारा फायदा हो सकता है। बट इफ़ यू थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग थ्रू द पॉलिटी एंड यू विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना। वो भगवान भी नहीं कर सकते हैं, फिर आप तो इंसान हैं। बट कोई बात नहीं, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट आई एम गिविंग यू द रियल पिक्चर अबाउट द पॉलिटी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं नेक्स्ट, है ना, फंडामेंटल राइट पे, दैट इज बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो इसके बाद में तीसरा फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 23 है और 24 है, इसमें दो ही आर्टिकल है। 23 और 24 जो है आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है सो प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? किसी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो बेगार का जो सिस्टम है उसको रोकने की बात करता है। यानी कि जो मानव तस्करी है प्लस किसी से बंधुआ मजदूरी, जो फोर्स्ड लेबर जिसको कहते हैं, बेगार सिस्टम जिसको कहते हैं, वो सब नहीं करवाया जा सकता है इस देश में, है ना। सो इट प्रोहिबिट्स, अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। आर्टिकल 23 है, इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग ठीक है, कॉमा पोस्ट लेबर एंड बेगार ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हो गया? मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी, इसको रोकने की बात करता है। पोस्ट लेबर का क्या मतलब है? बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, यानी कि किसी से काम करवा लिए, उसको पैसा ही पे नहीं किए, यानी कि इस तरीके का जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो शोषण है, ये इस देश में किसी के साथ नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहना है आर्टिकल 23 का। प्लस आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बाल मजदूरी है उसको प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बंधुआ मजदूरी है, जो बाल मजदूरी है उसको रोकने की बात करता है। बाल मजदूरी को, यानी कि बाल मजदूरी इस देश में है सो नहीं करवाया जा सकता है। किसी भी बच्चे को जो है, जो हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट है, हैजार्डस फैक्ट्रीज है, वहां पे आप उसका एम्प्लॉयमेंट आप नहीं करवा सकते, उसका शोषण वहां पे हो सकता है। इसीलिए ये दो आर्टिकल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 और 24 सारे दोनों के दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछता है। और ये दोनों किसके अंदर में आएगा? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका शोषण नहीं किया जाएगा इस देश में, ये 23 और 24 के अंदर में आएगा, ठीक है। अप टू 14 ईयर्स, यस, जो भी बच्चे हैं 14 ईयर्स के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा है तो जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इस क्लास को कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको बताने में थोड़ा सा टाइम भी जा रहा है, तो हो सकता है कि आज का क्लास थोड़ा सा लंबा चला जाए। सो कीप पेशेंस, ये नहीं कि बोलने लगे सर कल कल कल, ऐसा कल कभी नहीं आएगा। आज की क्लास को आज ही समाप्त करेंगे, ठीक है। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर इसमें आर्टिकल की बात की जाए, व्हाट आर द आर्टिकल्स, तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, यानी कि 25, 26, 27, 28 ये चारों आर्टिकल है सो आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमारे देश में हर व्यक्ति को अपने उसके धर्म के अनुसार उसको मानने का है सो अधिकार प्राप्त है। ये सब चीज यहीं पर लिखा गया है 25, 26, 27, 28 में, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। तो जैसे कि 25 की बात करें, आर्टिकल 25 ये क्या कहता है? ये फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की बात करता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, यानी कि जिस व्यक्ति को जिस धर्म में श्रद्धा हो उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है, यानी कि उसका अनुपालन कर सकता है, या फिर उसको प्रोपेगेट भी कर सकता है, उसको जो है उसको मतलब कि धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो ये बेसिकली आपको आर्टिकल 25 में दिया गया है, आर्टिकल 25 में दिया गया है।
नेक्स्ट है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जिसके रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, तो उन ग्रुप्स को कलेक्टिव राइट दिया गया है टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स। ये कहां पर मेंशन किया गया है? तो यह आपके आर्टिकल 26 में मेंशन किया गया है। अगर 27 की बात करें, 27 है फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ द एनी रिलीजन, यानी कि स्टेट आपसे टैक्स इंपोज नहीं करेगा किसी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर द promotion of a religion, for the promotion of a religion, freedom from taxes, यानी कि आपसे किसी भी तरीके से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपको याद आता होगा मेडिवल इंडिया आपने पढ़ा होगा, तो मेडिवल इंडिया में जो हिंदू कम्युनिटी है उनसे जिजिया टैक्स ये सब वसूला जाता था, है ना, जो कि रिलीजियस टैक्स हुआ करता था। तो वैसा टैक्स आपके स्वतंत्र भारत में नहीं लिया जाएगा, ये आपके आर्टिकल 27 में मेंशन किया गया है। प्लस एक आखिरी आर्टिकल हो जाएगा इसका, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाएगा। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द स्टेट फंडेड, इन द स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये कहां पर मेंशन किया गया है? तो आपके आर्टिकल 28 में मेंशन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, 25, 26, 27, 28 चारों इंपॉर्टेंट है। प्लस नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। ये कुछ इसमें दो आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 आता है। अब जो 29 और 30 है इसमें क्या है? आर्टिकल 29 है ना, आर्टिकल 29 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, जैसे कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकता है। प्लस आप देखिए उसके जो स्क्रिप्ट है एटसेट्रा, यानी कि इन सारे चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकता है जो कि माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो कर सकता है। आर्टिकल 29 के तहत अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। प्लस आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये है आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें दो तरह के माइनॉरिटीज की बात की गई है। कौन से हैं? तो पहला है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि भाषा के आधार पे जिसकी जनसंख्या कम है वैसे लोग को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहेंगे। प्लस धर्म के आधार पे यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटी, सिर्फ इन्हीं का है सो है ना संरक्षण दिया गया है। यानी कि आपका जो आर्टिकल 29 या 30 है ये सिर्फ इसी दो तरह के माइनॉरिटी की बात करता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करता है। हालांकि इसको कंप्लीट तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है कि किसे हम लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहेंगे या फिर किसे हम लोग रिलीजियस माइनॉरिटी कहेंगे, बट इसका सरल भाषा में शाब्दिक अर्थ यही होगा कि जिनकी जनसंख्या कम है, किसी एक भाषा को बोलने वाले लोगों की अगर जनसंख्या कम है तो वो माइनॉरिटी हो जाएगा। तो ये बेसिकली दो तरह के माइनॉरिटी की बात करता है। ठीक है, क्लियर है। प्लस इसके बाद में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? आर्टिकल 32 को कहा जाता है दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आर्टिकल 32 है वो आपके संविधान का हृदय और आत्मा है। आर्टिकल 32 में क्या पावर्स, किसको क्या पावर मिलता है? इट प्रोवाइड्स, है ना, रिट जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट, रिट जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट, टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको रिट जारी करने का जो अधिकार है वो कहां से मिलता है? तो आर्टिकल 32 से ही मिलता है। और आपको मालूम है कि जो रिट्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होते हैं। इसका नाम भी आपको है याद होना चाहिए। सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, दूसरा है मैंडमस, मैंडमस। ठीक है, तीसरा है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। ठीक है, चौथा है सर्स्योरारी, सर्स्योरारी। और पांचवा है कुओ वरंतो, कुओ वरंतो। ठीक है, कुओ वरंतो। तो ये बेसिकली जो है 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं जो कि आपके आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस कर लिया। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा नोट करवा देता हूं, आपको ध्यान रहे। हालांकि इन सब चीजों को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट यस आप यहाँ पे फिर से पढ़ लीजिए। आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन इसको है सो जो संपत्ति का जो अधिकार है इसको रिपील कर दिया गया, रिपील्ड बाई, रिपील्ड बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 है, प्लस यहां पे एक और फ्रीडम हुआ करता था, प्लस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज एफ, ये भी एक फ्रीडम हुआ करता था आर्टिकल 19 के तहत। इन दोनों को रिपील कर दिया गया, इन दोनों को रिपील कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, प्लस यहां पर आपको और ध्यान देना है कि आर्टिकल 31 के बाद कुछ नए आर्टिकल्स को जोड़ा गया है, कुछ नए आर्टिकल्स को जोड़ा गया है। आर्टिकल 31A, ठीक है, आर्टिकल 31B, इन दोनों को जोड़ा गया है, प्लस 9th शेड्यूल, प्लस 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, इन तीनों को जोड़ा गया है एडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये आपको याद रखना है, 31A, 31B और 9th शेड्यूल को, तीनों को एक साथ जोड़ा गया आपके संविधान में बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। प्लस इसके बाद में एक दूसरा आर्टिकल है जिसको कहते हैं आर्टिकल 31C, जो कि है ऐड किया गया है, एडेड बाई 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। 31C को जोड़ा गया, प्लस 32 हमने डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उनके फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी कि फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन बी कर्ब्ड, कैन बी कर्ब्ड। कौन कर्ब कर सकता है? तो पार्लियामेंट बाय लॉ। ये हो गया 33। आर्टिकल 34 ये क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया जा सकता है व्हेन द मार्शियल लॉ इज इन ऑपरेशन, है ना। यानी कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्ब्ड व्हेन मार्शियल लॉ, जिसको मिलिट्री रूल भी कहा जाता है, मार्शियल लॉ इज इन ऑपरेशन, इज इन ऑपरेशन। ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 34 में है। और प्लस सबसे जो आखिरी आर्टिकल है इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35, ठीक है। पार्लियामेंट
only can make laws for the फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल 35 है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, जो भी आर्टिकल है, जो भी हमने डिस्कस किया है, इसको आप याद रखिए। आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, कोई भी आर्टिकल है सो पूछा जा सकता है। तो क्या आपको ये क्लियर हुआ? आई होप दिस इज क्लियर कि फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में से कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अगर क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर, दिस इज वेरी मच क्लियर। क्लियर है? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट को क्या सब डिस्कस करने वाले हैं? तो देखिए, मजा आ रहा है कि नहीं ये बताइए। मजा आना चाहिए पढ़ाई में, नहीं तो किताब तो बहुत छपा हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर आर्टिकल 35 को फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो, हालांकि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर का थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना, वहां पे हम लोग इस चीज को फिर से पढ़ेंगे। बट चलो ठीक है, आपने पूछा है तो बता देते हैं। आर्टिकल 35 क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 35 को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा, आर्टिकल 35 को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके संविधान में एक आर्टिकल है 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, प्लस दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 23 है, प्लस जो कि क्या कहता है? बैन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बैन चाइल्ड लेबर, बैन चाइल्ड लेबर, बैन चाइल्ड लेबर। ठीक है, आर्टिकल 33 क्या कहता है? कि जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेंबर्स जो हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्टेल्ड, कैन बी कर्टेल्ड। ठीक है, तो बताओ, एक बात बताओ कि क्या आर्टिकल 17 में ऐसा लिखा गया है क्या कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता होगा, सपोज कि आप जो है सो किसी के साथ में छुआछूत या फिर जो अस्पृश्यता है जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सजा क्या मिलने वाला है? क्या आपका संविधान कुछ ऐसा कहता है क्या? नहीं कहता है। बस ये लिखता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी शैल बी एबोलिश्ड इन दिस कंट्री। लेकिन उसको एबोलिश करने के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। उस कानून में है सो डिफाइन करना पड़ेगा कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। क्या किसी को कुछ कह देने मात्र से अनटचेबिलिटी होगा, या फिर किसी के साथ में भेदभाव किया जाएगा तो अनटचेबिलिटी होगा? यानी कि उसका जो डिटेल्ड प्रोविजन है, इट विल बी रेगुलेटेड बाय ए लॉ, यानी कि इट विल बी रेगुलेटेड बाय ए लॉ। ठीक है, सिमिलरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन किया गया है, लेकिन सपोज कि कोई व्यक्ति है सो मानव तस्करी करता है, उसको क्या सजा मिलेगा, क्या प्रावधान होना चाहिए? उसके लिए भी एक कानून होना चाहिए, यानी कि इसको इन्फोर्स करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। सेम वैसा ही चाइल्ड लेबर, सपोज कि कोई व्यक्ति है सो बाल मजदूरी करवा रहा है किसी बच्चे से, उसको क्या सजा मिलना चाहिए, किस तरीके से उसको जेल होना चाहिए, ये एक कानून के माध्यम से लागू किया जाएगा। सेम एक कानून चाहिए। वैसा ही इनके जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से कर्व किया जा सकता है, किस सिचुएशन में किया जा सकता है, उसके लिए एक कानून चाहिए। तो एक बात बताओ कि ये जो कानून बनाने का हक है, अगर ये राज्य सरकार को दिया जाता, स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता, तो आपके देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून देखने को मिलता। किसी राज्य में जैसे कि बिहार में जो अनटचेबिलिटी है उसको कुछ अलग तरीके से डिफाइन कर दिया जाता, उसमें कुछ अलग तरीके से पनिशमेंट होता। यूपी में जाते वहां पे अनटचेबिलिटी को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता,
वहां पे पनिशमेंट कुछ और हो जाता, तो ये चीज ठीक नहीं होता। इसीलिए ये सभी चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है, तो पूरे भारत में एक समान तरीके से एक कानून है सो लागू होना चाहिए। और वो कब होगा? जब भारत का संसद कानून बनाएगा, ना कि राज्य कानून बनाएगा। इसीलिए आर्टिकल 35 ऐसा कहता है, आर्टिकल 35 ऐसा कहता है कि जो भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कानून बनाने की आवश्यकता होगी, इट विल बी मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ओनली, मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ओनली। तो क्या आपको यह समझ में आया कि आर्टिकल 35 का मतलब क्या है? तो अगर कभी आपसे एग्जाम में ऐसा सवाल पूछे कि भारत में फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो अनटचेबिलिटी है या फिर कुछ और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए कानून बनाने का हक किसके पास में है, तो सिर्फ और सिर्फ भारत के संसद के पास में है, ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट के पास में कोई हक यहां पे नहीं होता है। आर्टिकल 33 ये फंडामेंटल राइट्स इकबाल अली है ना, आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, है ना। फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा सा वेट कर लो ना, अभी तो थोड़ा सा ट्रेलर आपको दिखाया गया है, अभी तो पूरा पिक्चर है सो बाकी है। अब आप सोचोगे कि ट्रेलर 2.5 मिनट में ही है, सो पूरे 2.5 घंटे का पिक्चर अगर आपको मिल जाए फिर मजा क्या आएगा मूवी देखने में। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-3 क्लास का वेट कर लीजिए, सब वहां पे आएगा। 33, 34, 35, 36, 37 सब डिटेल में आएगा। अभी तो बस एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि भारत के संविधान में कौन से प्रोविजंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो है पार्ट 4 है। नेक्स्ट है पार्ट 4 है। पार्ट 4 किस चीज से रिलेटेड है? तो डीपीएसपी से रिलेटेड है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है। ठीक है, क्लियर है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। 36 से लेकर के 51 है डीपीएसपी। कहां से लिया गया है, कौन से संविधान से लिया गया है? टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका नेचर कैसा होता है? नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है। ठीक है, प्लस इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दीज आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दीज आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हालांकि डीपीएसपी को अलग क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं, बट ये जो दोनों टेक्स्ट है ये आपके आर्टिकल 33 में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 37 में। ठीक है, आर्टिकल 37 ऐसा कहता है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, however these are fundamental to the governance of the country and the state shall incorporate these principles while making laws। ये आर्टिकल 37 का टेक्स्ट है। ठीक है, चलो आगे और भी क्लासेस में मजा आने वाला है ना। हैव ट्रस्ट ऑन मी, हैव फेथ ऑन मी। तो ये है 37। अब देखो ये डीपीएसपी को हम लोग डिटेल में फिर से डिस्कस करने वाले हैं, बट इस वाले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, उन आर्टिकल्स को हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका एक ब्रीफ हम लोग यहां पे ले लेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में जो है सो पीटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सिर्फ उसी को मैं यहां पे लिखने वाला हूं, बाकी डिटेल में डीपीएसपी के क्लास में सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ
डीपीएसपी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी। तो जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपसे सवाल जो है सब पूछा जाता है, उसको मैं बस लिखूंगा, ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे पहला है आर्टिकल, देखो जो 36 है ये है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट सेम एज आर्टिकल 12, सेम एज आर्टिकल 12, सेम एज आर्टिकल 12, सेम एज आर्टिकल 12। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में हमने देखा, जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट को डिफाइन किया गया, सेम ऐसा ही डेफिनेशन आर्टिकल 36 में भी किया गया है। प्लस 37 हमने आपको पीछे बता ही दिया। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि द डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, आर नॉन जस्टिसेबल, आर नॉन जस्टिसेबल in nature. The DPSPs are non-justiciable in nature. However, these principles are fundamental to the governance of the country, to the governance of the country, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इनकॉर्पोरेट these principles while making laws, ठीक है। ऐसा कहां पर मेंशन किया गया है? तो ऐसा मेंशन किया गया है आर्टिकल 37 में, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई बार आपसे एग्जाम में यही पूछ लेता है कि भारत के शासन में सबसे मौलिक क्या है, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी, आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वहां पे गलती से भी फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर प्रियम्बल ये सब आंसर नहीं कर देना है। आपको याद रखना है कि डीपीएसपीज आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये आपके आर्टिकल 37 में मेंशन किया गया है, ठीक। चलो नेक्स्ट आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी के लिए, आर्टिकल 39 स्मॉल डी, ठीक है। आर्टिकल 39 डी जो है सो इंपॉर्टेंट है। दैट इज बेसिकली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि फॉर मेन एंड वीमेन, ठीक है। ये बेसिकली आपको जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पीटी में कई बार पूछता है। तो आर्टिकल 39 डी आपको याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल 39 डी। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अगर आप देखिए तो जो आर्टिकल 39 डी है, इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 और कैपिटल ए की बात कर रहा हूं मैं, जिसको बाद में ऐड किया गया है। जब भी आपके संविधान में ऐसा कुछ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ऐसा कुछ लिखा मिला तो समझिए कि उसको बाद में है सो ऐड किया गया है, किसी न किसी अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 39 ए क्या है? प्री लीगल एड की बात करता है, प्री लीगल एड, प्री लीगल एड टू द मार्जिनलाइज सेक्शंस, प्री लीगल एड की बात करता है। और इसको ऐड कब किया गया? एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 40 क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 41 ठीक है, राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये आर्टिकल हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखना है अगर पूछ ले तो। आर्टिकल 42 क्या है? आर्टिकल 42 है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, कंडीशंस
ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ मैटरनिटी रिलीफ ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 42 में मेंशन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है ना, यानी कि मातृत्व सहायता की बात करता है आर्टिकल 42। अब इसके बाद में आर्टिकल 43 है सो लिविंग वेज की बात करता है, लिविंग वेज, ठीक है, लिविंग वेज की बात करता है आर्टिकल 33। अब आर्टिकल 33 के बाद में सॉरी आर्टिकल 43 के बाद 43A है। 43A बेसिकली क्या है? तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पीटी में कई बार है तो पूछता है। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। जहां पर भी ब्रैकेट में मैं इस तरीके से लिख दूं तो उसको समझिए कि वो एक अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और साल है सो 1976 है, उसके माध्यम से ये वाला आर्टिकल को है सो जोड़ा गया है। प्लस इसके बाद में दूसरा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 43B है। तो देखिए यहां पर भी कैपिटल बी आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका मतलब कि इसको भी बाद में है सो जोड़ा गया है। और ये क्या है? ये है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समिति जिसको कहते हैं, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की बात करता है। अब चूंकि अमेंडमेंट है, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। इस वाले आर्टिकल को इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके ऊपर में कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, आर्टिकल 44। ये बेसिकली क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की है सो बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। प्लस आर्टिकल 45 क्या है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है ये प्रोवाइड किया जाएगा बाय द स्टेट, 45 है। प्लस आर्टिकल 46 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये आपका जो है सो आर्टिकल बेसिकली 46 है। आर्टिकल 47 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 47 यहां पे है रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कॉमा पब्लिक हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आर्टिकल है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। प्लस बैन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी कि जो शराब ये सब जो है उसको कंजम्पशन को बैन करने की बात करता है। वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 47 है, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है ये 47 है। प्लस इसके बाद में और देखा जाए और कौन से आर्टिकल्स हैं, तो 47 के बाद में जो है आर्टिकल 48 आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 किस चीज से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 48 है रिलेटेड आपके एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल
एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो कृषि है प्लस जो पशुपालन है उसको प्रमोट करने की बात करता है। यानी कि इसमें क्या सब है, तो कृषि जो है सो जो एग्रीकल्चर है सो साइंटिफिक लाइंस पे होना चाहिए, साइंटिफिक लाइंस पे होना चाहिए, साइंटिफिक लाइंस पे यानी कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि को बढ़ावा देना है, साइंटिफिक तरीके से बढ़ावा देना है। प्लस जो मिल्चिंग एनिमल्स हैं जो कि दुधारू पशु हैं उनको है सो प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट मिल्च एनिमल्स, मिल्च एनिमल्स उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। प्लस जो काउ स्लॉटर है उसको बैन करने की बात करता है, बैन ऑन काउ स्लॉटर, काउ स्लॉटर है ना, गो हत्या को बैन करने की बात करता है। वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 48 है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस इसके बाद में और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हालांकि मैंने सारा लिख ही दिया है बट फिर भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 48A है। अब देखो यहाँ पे फिर से कैपिटल ए आ गया, इसका मतलब कि इसको है सो ऐड किया गया होगा, एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसके माध्यम से ऐड किया गया है। ये क्या है, तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की है ना, उसको प्रमोट करने की बात करता है। यानी कि इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट है ना, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसको कंजर्व करने की बात करता है। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 48A है जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से ऐड किया गया है। प्लस 48A के बाद में आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 क्या कहता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे कई तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे कल्चर का एक प्रतीक है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, आर्टिकल 49। प्लस इसके बाद में आर्टिकल 50 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 50 क्या है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आपको याद रखना है, आर्टिकल 50। और सबसे आखिरी में है आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ये इंडिया का फॉरेन रिलेशन कैसा होने वाला है, जो कि पीसफुल तरीके से कोई भी अगर विवाद होता है उसको पीसफुल तरीके से सुलझाने की बात की जाती है। ये आपको आर्टिकल 51 में है, 51 में है। यानी कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, ये आर्टिकल 51 में है जो कि सबसे आखिरी डीपीएसपी है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, तो देखो यहां तक हमने जो भी आर्टिकल्स को आपको बताया है ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे पार्ट है जहां पे 1 से 51 तक का जो आर्टिकल है वो एनी डे कभी भी किसी भी एग्जाम में है सो पूछ लेता है। तो कम से कम ये सारे आर्टिकल्स को आपको ध्यान में रखना है, इसको अपने टिप्स पे रखने का कोशिश करिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में है सो बेनिफिट देखने को मिलेगा, फायदा देखने को मिलेगा। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का, नेक्स्ट पार्ट है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा जी, तो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब देखो यहां पे हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A। एक मिनट, पार्ट 4A काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। पार्ट 4A को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 4A and this is related to your fundamental duties, fundamental duties है। इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है। तो देखो पार्ट 4A है, यहाँ पे कैपिटल A आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका मतलब कि ये हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया, यानी कि पार्ट 4 और पार्ट 5 के बीच में एक नया पार्ट है सो जोड़ दिया गया जिसको पार्ट 4A है सो कहा जाता है।
और ये किस चीज से रिलेटेड है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहला, इट वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन द ओरिजिनल, नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का जो ओरिजिनल पार्ट था उसमें ये नहीं था। इसको कब जोड़ा गया, एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। प्लस किसके रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमिटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमिटी, सोरेन सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को है सो जोड़ा गया है। अब देखो ये 1976 का साल है, यानी कि उस समय हमारे देश में इमरजेंसी है सो लागू हो चुका था, यानी कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कब लागू किया गया था, तो ये जो इमरजेंसी है लागू किया गया था, आप देखिए कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है, 25 जून 1975 को है सो लागू किया गया था और ये अर्ली 1977 में है सो समाप्त होता है, यानी कि 75 से मार्च 77 तक जो है सो इमरजेंसी आपके देश में लगा होता है और उसी दौरान 1976 में इस पार्ट को है सो जोड़ा गया है। हालांकि जो 42वां संविधान संशोधन है इसको हम लोग भारत के संविधान के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे पार्ट्स में इसने चेंज किए हैं, जैसे कि अभी हमने आपको डीपीएसपी में भी बताया। प्लस जो 42nd अमेंडमेंट है ये आपके प्रियम्बल में भी चेंज करता है, प्लस जो ट्रिब्यूनल्स का जो पार्ट है उसको भी ऐड कर देता है, प्लस फंडामेंटल राइट्स वाले भी कुछ आर्टिकल में ये चेंज कर देता है। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द, दिस इज रेफर्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज रेफर्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज रेफर्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसके बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, इनिशियली देयर वेर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, देयर वेर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, देयर वेर, यानी कि जब जोड़ा जाता है इस पार्ट को तो शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, बट लेटर ऑन one more duty was added, one more duty related to right to education, right to education was added, right to education was added by 86th Amendment Act 2002। तो ये तो हो गया पीटी के लिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कब जोड़ा गया, कौन से पार्ट में जोड़ा गया, प्लस इसका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A जो है सो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। अब ये ए क्यों है, क्योंकि 51 और 52 के बीच में एक आर्टिकल को हमने जोड़ दिया इसलिए 51A नाम दे दिया। प्लस इसमें टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो ए से लेकर के के तक। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ए से लेकर के के तक, स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल के तक। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाते हैं, यानी कि शुरुआत में 10 था, प्लस एक और जोड़ दिया गया, तो आज के समय 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब बाकी का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 देखिए, ये पार्ट 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 5 किस चीज से रिलेटेड है, तो पार्ट 5 रिलेटेड है यूनियन से, पार्ट 5 रिलेटेड है यूनियन से। ठीक है, पार्ट 5 इज रिलेटेड टू यूनियन। अब इस यूनियन में क्या सब है सो जिक्र किया गया है। यूनियन में क्या सब आएगा, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है, प्लस
यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर प्लस यूनियन जुडिशियरी, उसके बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे, प्लस इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्लस एक और है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो जिक्र किया गया है ये इसी पार्ट में किया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्या सब पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले कि पार्ट 5 बताओ किस चीज से रिलेटेड है, तो यूनियन से रिलेटेड है। अब इस यूनियन में क्या सब आता है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या सब आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएगा, तो ये सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर में आता है। तो इन सभी का जो जिक्र किया गया है कहां पर किया गया है, तो इसी सारे पार्ट में जो है सो जिक्र किया गया है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। पार्ट 5, पार्ट 5, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अबाउट द यूनियन, द यूनियन। अब यूनियन में क्या सब आएगा, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन का एग्जीक्यूटिव, यूनियन का एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यूनियन का एग्जीक्यूटिव प्लस यूनियन का लेजिस्लेचर, यूनियन का लेजिस्लेचर, ठीक है, प्लस यूनियन का जुडिशियरी, जुडिशियरी प्लस यूनियन का एक और इंपॉर्टेंट बॉडी है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है इसके अंदर में क्या सब आएगा, एग्जीक्यूटिव के अंदर में क्या सब आएगा, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर में आएगा सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा आएगा इसमें वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, वो भी आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। प्लस इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्लस इसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। प्लस इसके बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये बॉडी आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बाद में है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में क्या सब आएगा, तो यूनियन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, ठीक है। प्लस इसके रिगार्डिंग लोकसभा, राज्यसभा क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है, ये सब चीज़ है सो इसी वाले पार्ट में है सो कवर किया जाएगा। यूनियन जुडिशरी में क्या सब आएगा, तो जुडिशरी में आ जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में है सो प्रोविजन यहाँ पे मेंशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो सीएजी है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली जो है सो एक ब्रीफ मैंने आपको बताया, हालांकि ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अगर इसको देखा जाए तो पूरे मतलब कि यूनियन का जो भी अलग अलग बॉडी है सबके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। लेकिन पीटी में उतना ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे जिक्र कर दूंगा कि ये कम से कम याद रखिए कि यहाँ से अगर सवाल बनेगा तो इसी सब आर्टिकल्स के अराउंड आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल्स हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपका आर्टिकल 52 आ जाएगा, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में क्या सब आ जाएगा, सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52, आर्टिकल 52,
यानी कि आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लस आर्टिकल 53, इसके बाद का आर्टिकल 53 जो कि कहता है, जो कि ये कहेगा द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये कई बार आपसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ लेता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसका जो एक्सिक्यूटिव पावर है वो किसके पास में वेस्टेड होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास में वेस्टेड होता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 53 ऐसा कहता है। सो एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested, shall be vested in the office of president, in the office of president, ठीक है। प्लस यही सेम आर्टिकल ये भी कहता है, यही सेम आर्टिकल आपको ये भी कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो भारत में सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, ये भी यही आर्टिकल कहता है। यानी कि प्रेसिडेंट is the supreme commander, is the supreme commander, is the supreme commander of the defense forces in India, of the defense forces in India। तो आपसे एग्जाम में कई बार ऐसा पीटी में पूछा जाता है कि भारत में सुप्रीम कमांडर कौन होता है यहाँ के सुरक्षा बलों का, डिफेंस फोर्सेस का, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कहाँ पर लिखा गया है, तो आर्टिकल 53 में लिखा गया है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 54, आर्टिकल 54 है अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा ये मेंशन किया गया है। तो बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, उसके द्वारा है। सो बेसिकली एक है सो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके द्वारा है सो इलेक्शन किया जाएगा। ये हालांकि हम लोग और भी आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट का चुनाव किस तरीके से करवाया जाता है, क्योंकि ये है ना, पढ़ेंगे आगे आगे और भी पढ़ेंगे। तो ये 54 आर्टिकल है। आर्टिकल 55 क्या कहता है, आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन। 54 तो कह दिया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है सो एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 55 डिटेल में बताएगा कि किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। 55 आपको यह बताएगा मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि किस तरीके से करवाना है। तो क्या मैनर होता है आपको मालूम होना चाहिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके माध्यम से होता है। प्लस सीक्रेट बैलेट से होता है, सीक्रेट बैलेट से होता है। ये कहां पर मेंशन किया गया है, तो ये सभी मेंशन किया गया है आपके आर्टिकल 55 में, ठीक। हालांकि तो बाकी सारे आर्टिकल्स भी हैं, बट एग्जाम में पीटी में उन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 बेसिकली क्या है, ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ द ऑफिस, ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद पे जिनका अपॉइंटमेंट, मतलब जिनका इलेक्शन हुआ है, उनको शपथ कौन दिलवाएगा, ओथ कौन दिलवाएगा। तो आपको याद रखना है ओथ कौन दिलवाता है। ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि CJI, ठीक है, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कहां पर लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपके आर्टिकल 60 में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ठीक। प्लस इसके बाद में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 61 है। आर्टिकल 61 है, 61 है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कई बार यहां से पूछता है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कहां पर लिखा गया है, तो आपके आर्टिकल 61 में लिखा गया है। किस ग्राउंड पे किया जाता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, जिस आधार पर उसको हटाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 कहता है कि सिर्फ एक ही आधार है, सिर्फ एक ही ग्राउंड है, और वो ग्राउंड क्या है, तो संविधान का उल्लंघन, यानी कि वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक ही ग्राउंड यहां पर मेंशन किया गया है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही आधार पे हटाया जा सकता है, दैट इज बेसिकली वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका प्रक्रिया थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है, फिर 1/4 मेंबर या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव को पेश करते हैं। फिर अगर हाउस उसको 2/3 बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगर पास कर दे, तो जो दूसरा हाउस है उसके ऊपर में है सो चार्ज को इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या सही में राष्ट्रपति ने अपने जो उसका जो संविधान है क्या उसका उल्लंघन किया है। अगर उल्लंघन किया होगा और फिर जो दूसरा हाउस है फिर से उसको 2/3 बहुमत से अगर पास कर देता है रिजोल्यूशन, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो ये इम्पीचमेंट का है सो प्रोसीड्योर होता है। तो ये कहां पर मेंशन किया गया है, आपके आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है। इसके बाद में दूसरा आर्टिकल है 63, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, आर्टिकल 63 है। आर्टिकल 63 किस चीज से रिलेटेड है, तो देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो है सो एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये कहां पर लिखा गया है, तो आर्टिकल 63 में है सो लिखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 है, जो कि क्या कहता है, आर्टिकल 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, ही शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को ही जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसी को रेफर है ना कहा जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति है, सो राज्यसभा का है ना पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये कहां पर लिखा गया है, तो आपके आर्टिकल 64 में लिखा गया है। ठीक, प्लस इसके बाद में आप देखिए आर्टिकल 72 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन सा है, तो आर्टिकल 72 है। ठीक है, प्लस इसके बाद में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by prime minister, headed by prime minister to aid and advise, to aid and advise the president of India, to aid and advise the president of India, to aid and advise the president of India। ये आपका आर्टिकल 74 है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 क्या कहता है, आर्टिकल 75 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर
एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? तो ये आपके आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है। ठीक है, हालांकि जब हम लोग पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये आर्टिकल फिर से वहां पर आ जाएगा। ठीक, प्लस आर्टिकल 78 है, नहीं सॉरी, आर्टिकल 75 के बाद में आर्टिकल 76, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 76 क्या है? देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये कौन होता है? तो ही इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली आर्टिकल 76 के तहत अपॉइंट किया जाता है। ही इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लस अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि इसका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता है। ये नहीं कि 5 साल के लिए इसको अपॉइंट कर दिया गया, ऐसा कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता है। इसको कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा है सो हटाया जा सकता है। बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसको कभी भी हटाया जा सकता है। तो लिख लेना है नो फिक्स्ड टर्म, नो फिक्स्ड टर्म, नो फिक्स्ड टर्म। प्लस इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है? तो उसका जो क्वालिफिकेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी होना चाहिए। तो सेम क्वालिफिकेशन एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसका सेम क्वालिफिकेशन है सो होना चाहिए। प्लस इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज नॉट द member of parliament, he is not the member of parliament, but can participate in parliament without right to vote, without right to vote, यानी कि इनको संसद के दोनों सदन में कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी कार्यवाही चल रही होती है, वहां पर ये अपने आप को मौजूद कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सपोज कि संसद पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में कोई बिल है, उसके ऊपर में अगर कुछ वोटिंग होने वाला है, तो ये व्यक्ति वोट नहीं करेगा। इसके पास में वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ना ही लोकसभा का मेंबर है, ना ही राज्यसभा का मेंबर है। वोट सिर्फ वही करेगा जो कि लोकसभा का मेंबर है या फिर राज्यसभा का मेंबर है। क्योंकि ये मेंबर नहीं है, इसलिए वोट नहीं करता है। बट हाँ, इसके पास में स्पेशल ये प्रिविलेज इसको मिला हुआ है, जो कि बाकी मिनिस्टर्स को भी मिलता है। आर्टिकल 88 के तहत प्रिविलेज ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वहां पर ये किसी भी हाउस के किसी भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, भारत सरकार का है सो लीगल एडवाइजर है। इस वजह से, उस हैसियत से वो संसद में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा, वहां पे वोट नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक आपका क्लास का थोड़ा सा टाइम भी हो गया। मेरा दूसरा भी क्लास थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होने वाला है। सो इस क्लास को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ठीक है, तो कल जो बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है उसको डिस्कस कर लेंगे। जो बाकी पार्ट है उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसे डिस्कस करने के बाद वी विल डिस्कस द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लस अगर समय मिलता है तो जो हमारा जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया,
इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या प्रोसीड्योर है, जो बिल है वो कैसे पास किया जाता है, प्लस सिटीजनशिप्स के बारे में जो सब इंपॉर्टेंट जो कानून है, हालांकि आज भी मैंने बहुत सारा चीज़ आपको बताया है, बट स्टिल ये हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में आगे फंडामेंटल राइट्स, देन आगे में डीपीएसपी, ऐसे करके चीज़ों को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। सो आई थिंक आज बहुत सारा चीज़ आपको है सो रिकॉल हुआ होगा, कुछ नई सारी चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। सो वी विल कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड कल फिर से हम लोग 10 बजे सुबह में लाइव हो जाएंगे, 10 AM पे लाइव हो जाएंगे, एंड वी विल ट्राई टू कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। चलो ध्यान रखिए सभी लोग, पढ़ाई करते रहिए और एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। जो भी कल हमने आपको एक बुक का नाम बताया था, घटना चक्र, वहाँ से जो भी एमसीक्यूज या फिर जो बीपीएससी में पूछा गया है पहले का एमसीक्यूज, उसको प्रैक्टिस करिए और वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बाय फॉर नाउ, एंड कर दीजिए।